हेलो वंदना जी, आप उधर हैं? मैं समय से पहले आ जाती हूँ, या शायद समय पे हाजिर लगा देना, खींच के लगा देना अच्छे से। हे हाय प्रियंका, मनीष पुष्कले, वाओ। मनीष, आज एक अच्छी खबर है आपके लिए, बात करूंगी फोन पे। हाँ वंदना जी नमस्ते। सुभाष नीरज जी नमस्ते। आज मन बहुत अलग सा हो रहा है, शांत। हाय पापोरी, आज सब दोस्तों से बात भी करूंगी। पूनम जी हेलो, प्रभात भाई नमस्ते, अर्चना अनुप्रिया जी। आज मैं ये लाइव आज का अलग है, बिल्कुल अलग है। हाय मयंक, क्योंकि अब तक मैंने अलग अलग टॉपिक पे, दूसरे विषयों पे, दूसरे की किताबों पे, दोस्तों पे, वरिष्ठ पे, दूसरे किस्से, अलग तरह के लाइव किए। लेकिन पहली बार, हाँ हेलो, पहली बार मैं अटूट बंधन के मंच से अपनी साहित्यिक यात्रा पर बात करने जा रही हूँ, जो मैं बचती थी, मैं नहीं करना चाहती थी। शायद ये रोशनी आ रही है खिड़की से, तो मुझे हाय केकी, हाजीपुर से मेरी मेरे साथ पढ़ती थी केकी, वो भी हाजिर हैं, कवियत्री केकी जी। वंदना जी शुरू करते। तो साथियों, आज का लाइव मेरे लिए थोड़ा अलग इसलिए है कि मैं पहली बार अपनी साहित्यिक यात्रा पर बात करूंगी, और शायद 10 साल मैं इस साहित्यिक यात्रा पर बात करने के लायक काबिल हो गई हूँ। तो इसलिए मैं सबसे पहले वंदना बाजपेयी जी, कथा, हमारे समय की कथाकार, प्रखर कथाकार वंदना बाजपेयी जी का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे अटूट बंधन का मंच मुहैया कराया, जहाँ मैं अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण बातें कर सकूं, जो मेरे लिए आगे शायद बहुत काम की भी बातें होंगी, बहुत सारी नई बातें होंगी, बहुत सारा कुछ खुलासा होगा जो मैंने कभी अभी तक कहा नहीं, अभी तक किसी कहा नहीं, सुना नहीं, लिखा नहीं, वो सब बातें होंगी। हाँ पवन, खुश रहिए। भावना प्रकाशन नमस्ते। तो बहुत सारी बातें हैं जो मैंने अब तक साहित्यिक यात्रा पे कम बातें की हैं, क्योंकि मेरा अभी साहित्यिक करियर उतना, मतलब करियर के तौर पे देखे तो करियर इतना ज़्यादा नहीं है, घना नहीं था। लोगों कोई 20 साल, कोई 25 साल, कोई 15 साल से लिख रहा है, मेरा तो अभी 10 साल बस पूरा होगा ही होगा, 10 साल। तो एक दशक के बाद। हाय मनीषा, हाय मनीषा, हाय रंजिता, रश्मि रावत जी, डॉली टाक, हेलो। हाँ पापोरी, वो सब बताऊंगी, मैं बताऊंगी। मैं शुरू से क्या है कि एक शेर सुनाती हूँ कि हवा के शोक में खोली थी खिड़कियां, हवा के शोक में खोली थी खिड़कियां, पर तेरी याद का धुआं अंदर तक आ गया। तो आज रिपोर्टिंग से यहाँ तक की यात्रा कहने से पहले मेरे भीतर सारी पुरानी चीज़ें आने लगी हैं अंदर, सारी तेरी यादों का धुआं अंदर तक आ गया। वैसे मेरा जीवन इतना छुपा हुआ भी नहीं है। मैं आगे कहते हैं ना कि मैं सभी ओर से खुला हूँ, तो मैं तो बहुत खुली हूँ, सभी ओर से खुला हूँ। वन सा अपने मन में बंद हूँ, शब्द में मेरी समाई नहीं होगी, मैं सन्नाटे का छंद हूँ। तो मैं तो सभी ओर से खुली हूँ, तो इसलिए कुछ ऐसा छिपा नहीं। लेकिन बन्ना जी ने कहा है तो मुझे लगता है कि मैं अपनी बात आप लोगों से करूंगी। हाय पापोरी, नमस्ते शोभा जी, रिचा हाय। हाँ रश्मि, वही कि हवा के शोक में खोली थी खिड़कियां, पर तेरी यादों का धुआं अंदर तक आ गया। तो आज जब मैं अपनी साहित्यिक यात्रा पे बात करूंगी, जो मैं पहली बार करने जा रही हूँ किसी लाइव में, तो ये सारी चीज़ें आएंगी ना। इसके पहले मैं आपको बहुत सारे किस्से सुनाऊंगी, थोड़े अपने जीवन के, हाय के की, और दूसरों के भी। और मैं सबसे पहले ये कि कहाँ से शुरू हुई रचनात्मक यात्रा। मैं एक लाइन अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि अगर मैं लेखन नहीं करती,
अगर मैं लेखन में नहीं आती तो मैं यतीम हो जाती। ये सच है कि मैं यतीम हो जाती। मेरे लिए पत्रकारिता में बहुत सारी जगह थी, अभी भी हैं। मैं अभी भी भारत सरकार से मान्यता प्राप्त पत्रकार हूँ और मुझे बाकायदा भारत सरकार को सबूत देना होता है कि मैं पत्रकार हूँ। तो मैं 2-3 अखबार हैं जिनमें रेगुलर लिखती हूँ, मैं पत्रकारिता कर रही हूँ, क्योंकि मैं भारत सरकार से मान्यता प्राप्त हूँ तो मुझे पत्रकारिता करनी पड़ती है। लेकिन मुझे अमीर तो बनाया लेखन ने, नहीं तो मैं यतीम हो जाती। तो इसलिए अब मैं आपको हर कहानी के पीछे की कहानी भी बताऊंगी और अपने मतलब आप सब जानना चाहेंगे, इसलिए हाय प्रज्ञा, कैसी हो? निर्देश निधि जी हाय। हम सबकी एक कथा है, हम सबके जीवन में। और चूंकि मैं स्त्री हूँ और लेखिका भी हूँ, तो ये डबल तकलीफ दे बात है, स्त्री और लेखन में आ जाए तो कहते हैं कि जो लेखिकाएं होती हैं वो दोनों ऐसी मशाल होती हैं जो दोनों तरफ जलती हैं। मतलब ये रोज़ा लग्जमबर्ग जो मेरी बड़ी बहुत आइडियल क्रांतिकारी थी, तो वो हमेशा कहती थी कि आदमी को, वो आदमी कहती थी जिसको मैंने अपनी लेखिकाओं से जोड़ा है, आप सबसे, हमसे, कि आदमी को उस मशाल की तरह होना चाहिए जो दोनों तरफ से जले और दोनों तरफ प्रकाश देता रहे। तो मैं लेखिकाओं को यही कहती हूँ कि घर और बाहर दोनों तरफ जलती हैं, समाज और परिवार दोनों तरफ जलती हैं और दोनों तरफ प्रकाश देती रहती हैं, ये जानते हुए कि विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। मैं जानती हूँ कि लेखन बहुत ही एक थैंकलेस समाज को संबोधित होता है, जहाँ पर आपको जीते जी आपका देह आपको नहीं मिलेगा। आपको बहुत तिरस्कार, धुदकार, दाखिल खारिज का खेल होगा यहाँ पे। तो सब कुछ आपको नहीं मिलेगा आपके जीते जी, जो जिसके आप हकदार हैं। मैं ये नहीं मानती कि आज लिखा तो 100 साल बाद स्वाद लेने के लिए, तो मैं तो नहीं होंगी उस स्वाद के लिए, और मेरी संततियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 100 साल पहले जो दादी परदादी लिख के चली गई उसका आज जय जयकार हो रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जानते हुए कि इतने बड़े आकाश का, महादेवी ने कहा है ना, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। मैं ये जानते हुए भी कि इस पूरे आकाश से मेरा कुछ मुझे नहीं मिलना, फिर भी मैं अपने को यतीम होने से बचाने के लिए मैं लेखन में आई, नहीं तो मैं यतीम हो जाती। अब ये साहित्य संपन्न स्त्री आपसे बात कर रही है, एक लेखिका आपसे बात कर रही है कि लेखन, पहले मैं इतना बता दूं कि लेखन मेरे लिए क्या है, फिर मैं पीछे की तरफ चलूंगी जहाँ बहुत मजेदार किस्से हैं। लेखन, हाय रश्मि, हाय रानू, हाय अर्चना जी, कि लेखन ने मुझे ये एहसास कराया, जैसा 1947 में देश ने महसूस किया होगा कि अब आपको किसी शक्तिशाली की कमर नहीं तोड़नी, अब पराये लोग आपके घोड़ों पे सवारी नहीं करेंगे, आप घोड़े भी आपके, खंजर भी आपका, खेत भी आपकी और आज़ादी भी आपकी होगी। तो लेखन ने मुझे उस आज़ादी का एहसास कराया। इसका स्वाद तो मुझे पिछले कुछ सालों में आया, इतना नहीं पता था कि घोड़े के मुंह में जो लगाम है उसका स्वाद घोड़े को पता है। तो घोड़े को पता भी चला तो इतने देर बाद, नहीं तो मैं बहुत पहले दामन थाम चुकी होती लेखन का। लेकिन मुझे इतना अंदाजा नहीं था कि ये जो स्वाद है ये रक्त का स्वाद है। आपकी उंगली, हम लोग, हमारी बचपन में उंगली कटती थी तो हम मुंह में रख लेते थे, तो हम जानते हैं कि स्वाद अजीब सा है, लेकिन हमें इसको बचाना, उंगली को बचाना होता था कि रक्त ना निकले। तो लेखन में लेखक बने रहना भी और लेखन में आना भी और ये दुनिया, इसका स्वाद रक्त जैसा है। इसीलिए हम सब समय समय पे एक दूसरे को रक्त रंजित करते रहते हैं और रक्त रंजित होते रहते हैं। खैर, मैं लेखिकाओं के बारे में कह रही थी कि लेखिकाएं होती हैं वो दोनों तरफ से जलती हैं, वैसा मशाल है। क्योंकि मैं इसका एहसास अब इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैं पूरी तरह से लेखन में हूँ। शायद मैं 5-6 साल 7 साल पहले नहीं बता सकती थी इसका स्वाद। आपको ले चलती हूँ मैं 90s में 90
1990। आज मैं आलोक धनवा जी का लाइव सुन रही थी, वहाँ मैंने लिखा कि भागी हुई लड़कियाँ, उनकी जो कविता है उसने बहुत सारी भागी हुई लड़कियों को नैतिक साहस दिया था। तो मैंने कहा हम 90 के दशक की लड़कियाँ हैं जो अपने स्वप्न, अपनी आकांक्षाओं को लेकर बड़े बड़े सुख और समृद्धि ठुकरा कर संघर्ष के रास्ते पे चले थे। तो मैं अपने बारे में कह सकती हूँ कि मैं 90 के दशक की वह लड़की थी जिसके सामने पूरा साम्राज्य था, परिवार था, घर था, सारी सुविधाएं थी, संपन्नता थी। मैं बहुत संपन्न परिवार की लड़की थी, सबसे छोटी थी, सबसे दुलारी थी, सब मुझे बहुत प्यार करते थे, आज भी करते हैं। और मैं अपने घर की बबुनी हूँ, बउआ हूँ, बाबू हूँ, ये सच है। मैं आज भी, मेरे भैया हैं फेसबुक पे, वो आएंगे अभी थोड़ी देर में, वो देखेंगे, उन्होंने लिखा भी है, वो मुझे गीता बाबू ही कहते हैं। तो मैं अपने घर की गीता बाबू हूँ, अपने मायके की। तो वैसा वो सारा सुख सुविधा छोड़कर सिर्फ एक लेखन की तड़प थी। अब मैं कहती हूँ कि मेरा तो जहाज भटक गया था, मैं निकली थी समंदर में, मैं उस नाविक की तरह हूँ जो समंदर में अपना जहाज लेके उतरा था। उसको जाना था जापान, पहुँच गए चीन। अब मुझे बनना था साहित्यकार, और घर वाले पढ़ा रहे थे कि लेक्चरर प्रोफेसर बन जाए। तो मैंने एमए किया हिंदी साहित्य से, और सब चाहते थे उस समय हम नौकरी एडहॉक कॉलेज में, ऐसे ही जो एफिलिएशन जिनका नहीं हुआ था उस कॉलेज में आराम से नौकरी मिल रही थी, तो नौकरी कर लेगी। मैं आज हेड होती किसी हिंदी डिपार्टमेंट की किसी न किसी कॉलेज में, लेकिन मुझे तो साहित्य का अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि पत्रकारों के चक्कर में पड़ गई। अब लिखती थी कविताएं, साहित्य कुंज नाम की संस्था बनाई, उसकी सेक्रेटरी बनी, और लोगों से 100-100 रुपये चंदे लेके, सबसे जो प्रोफेसर्स थे, जो स्टूडेंट थे, हम 20 रुपया 25 रुपये मिला के और हम काव्य पाठ कराया करते थे। और मैं खुद भी कविताएं लिखती थी, मेरी संगति बड़े बड़े कवियों से थी, हम उनके पास जाया करते थे। तो अभी मैं किसी के सवाल का जवाब और टिप्पणी नहीं पढ़ूंगी, पहले मैं बता देती हूँ। तो हम लोग ना पोस्टर प्रदर्शनी बहुत करते थे, जब हमें लगा कि हमारी कविताओं को सुनने वाला कोई नहीं, कोई मंच नहीं दे रहा युवाओं को। उस समय भी हम 90 के दशक के जो युवा थे, हम आज के युवा की तरह ही थे, बड़े ज्वालामुखी। तो हम लोग को लगता था कोई हमें मंच नहीं देता है, तो हम लोग क्या कर, अच्छा, सत्ता से टकराने का बड़ा उस समय जुनून था। तो हम लोग बाकायदा पोस्टर बनाते थे। हमारा जूनियर था एक लड़का, आज भी मुझे याद आता है, वो उससे मेरी हाल में बात हुई है, मोतिहारी के कहीं किसी स्कूल में हिंदी का टीचर है, दबेल उसका, भोजपुरी में गीत वीत लिखता था। तो वो हम लोग सब मिलके, मैं चित्र बनाती थी, ड्राइंग, और अपने स्केच पेन से कविताएं लिखती। तो हम लोग विश्वविद्यालय की दीवारें पाट देते थे कि और कोई कविता मंच हमें दे न दे, जो इधर से गुजरेगा। अच्छा, विश्वविद्यालय का दफ्तर पड़ता था वहाँ, सामने कुलपति का घर। तो मैंने कहा कुलपति भी निकलेंगे तो उनकी नजर जाएगी कि कौन लोग हैं जो यहाँ कविता चिपका रहे हैं। हम लोग रातों रात चिपकाते थे, हॉस्टल से, गेट से ऐसे फांद के जाके। अभी तक याद आता है कि मैं पतली दुबली हुआ करती थी, इतनी मोटी नहीं थी। तो मैं तो अपने घर भी वो फांद के जाती थी, गेट ऊपर से फांद के। तो रात को जब लौटते थे काव्य पाठ करके, तो घर के दरवाजे बंद, तो हम लोग ऐसे घर में घुसने वालों में से थे। वो दौर था। आज तो मैं बेटी के लिए बैठी रहूंगी, चाहे काव्य पाठ करके आए, चाहे पब से आए, चाहे डिस्को से आए, चाहे आधी रात को आए, मैं बैठी रहूंगी उसके इंतजार में कि वो आ रही है। तब हमारे लिए ऐसा माहौल नहीं था कि आप काव्य पाठ करके आ रहे हैं तो आपके लिए दरवाजे खुले। तो हम ऐसे ऐसे फांद के, और घर में किसी को पटा के रखते थे, कुछ छुप के गेट फांद के। तो हम लोग विश्वविद्यालय में ये खूब कांड करते थे, और रोज कोई विश्वविद्यालय वाला आके वो उसको फाड़ के हमारे पोस्टर फाड़ देता था। हम फिर पैसे जुटा के कागज लाते थे, फिर अपनी अपनी कविताएं लिखते थे, उस पर चिपका देते थे। तो वो जो चिपकाते थे हम लोग सारी कविताएं, तो धीरे 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 एक माहौल बनना शुरू हुआ। हम लोग की कवि है, हम लोग अपना नाम बड़े मोटे मोटे अक्षरों में, कवि दबेल, कवि गीताश्री, कवि केकी, कवि केकी भी इसमें शामिल थी, केकी है यहाँ पे, केकी की कविताएं भी होती थी उसमें। तो अच्छा, मैं कविता, और मैं अभी आज फेसबुक पे इसके बाद मैंने सोचा है कि अपनी साहित्यिक यात्रा की कुछ तस्वीरें लगाऊंगी, जिसमें मैं दूसरे शहरों में जाती थी काव्य पाठ करने। तो आपको बताऊं कि घर वाले परमिशन नहीं देते थे, तो हम बड़े झूठे, हम लोग घर में बोलते थे कि हमें विश्वविद्यालय से भेजा जा रहा है। तो घर वाले कहते थे अब हम क्या करें, विश्वविद्यालय भेज रहे हैं। विश्वविद्यालय को कहते से चुपचाप छुट्टी मार लेते थे, और हम बेतिया, नरकटियागंज, भिखना ठोरी, ऐसी ऐसी जगहों पे चले जाते थे काव्य पाठ के लिए। और वहाँ एक काव्य पाठ करके फिर वापस आते थे। तो घर में भी झूठ बोल
वाले में भी झूठ बोला, ऐसा जुनून था। अच्छा, कविताएं कच्ची पक्की जैसी भी थी, कविताएं लिखती थी। मैं एक चीज बताना चाहूँगी, मैं 7th क्लास में थी। ये मैंने अपनी पहली किताब के संग्रह में की जो भूमिका है ना, कहानी संग्रह मेरा प्रार्थना के बाहर, उसकी भूमिका में मैंने लिखा है। मैं 7th क्लास में थी और हम लोग, मेरे पिताजी के पास सेवक बहुत आते थे, सिपाही उपाही चौकीदार सब। तो जाड़े की सर्दियों की शाम हम लोग क्या घूरा लगता है, तो घर के बाहर घूरा लगता था, तो उस घूरे पे हम लोग सब घूरा तापते थे। अच्छा, हम लोग को सिगरेट पीने का बहुत मन करे, बीड़ी पीने का बड़ा मन करे, सबको देखे तो पिए कैसे। तो उस समय आग में हम लोग को संठी होती है कपास की, जिससे रस्सियाँ बनती हैं, तो वो सुलगाने के लिए आता था। तो उसमें अंदर फोपला होता है, फोफी बोलते हैं हम लोग उसको। तो उसको हम लोग सिगरेट के आकार में तोड़ते थे, उसको आग में जला के वहाँ खड़े होकर, खूब एकदम सिगरेट की तरह धुआं निकलता है वो, उससे हम लोग धुआं ऐसे छोड़ते थे सिगरेट। वहीं पे वो चौकीदार लोग आके बैठते थे आग तापने के लिए। अच्छा, वो घूरा ऐसी जगह होती थी जो कॉमन जगह होती थी और सब लोग आग तापते थे, मतलब कोई भेदभाव नहीं, चौकीदार भी बैठा, सिपाही, जिसको भी ठंड लग रही हो। ठंड ना ऊंच नीच देखती है, ना जाति पाति देखती है, ना हैसियत देखती है। ठंड जिसको लगेगी वो आग के पास आएगा। ठंड धर्म एकमात्र आग है, तो आग सबको जोड़ देती थी, तो सब लोग आग के पास आ जाते थे। तो हम लोग बैठे रहते थे, तो हम लोग कहते थे, जो रामदीन है, गुरन काका, ये लोग बैठे रहते थे, तो उनको हम कहते थे कहानी सुनाइए ना, कहानी सुनाइए ना। तो रोज कहानी सुनाते थे, आधा छोड़ देते थे। अब बाकी कहानी मन में बने, तो मैं जाऊँ, कोर्स की कॉपी थी, लंबे लंबे रजिस्टर हुआ करते थे, उस रजिस्टर के पीछे मैं उस कहानी का बाकी हिस्सा जो चाचा छोड़ देते थे उसको लिखती थी। कि जैसे एक राजकुमारी के 7 भाई, वो राजकुमारी को स्वर्ण फूल चाहिए, तो रूठ गई। अब स्वर्ण फूल ढूंढने 7 भाई निकले, तो 7 पहाड़ पे जा रहे हैं। अब 7 पहाड़ पे गए तो चले ही जा रहे हैं, पहुंचे कि नहीं पहुंचे मालूम नहीं। तो अब मुझे पहुंचाना है उसको, तो मैं अपनी कहानी में उसको पहुंचाती थी। अगले दिन मैं आऊँ तो वो बंदा मिले ही ना जो कहानी सुना रहा है, फिर दूसरी कहानी शुरू हो जाए, फिर वो आधी छोड़ के निकल ले। ऐसे बेचैनी पैदा हुई मेरे भीतर कहानियों को लेके। अब मैं लिखती थी कविता, उस समय भी बच्चों की कविताएं, मेरा बच्चा तोंदूमल टाइप की कविताएं, हास्य कविताएं, इस तरह की बचकानी कविताएं। बच्ची थी 7th क्लास की, तो बचकानी कविताएं लिखती थी। और कविता प्रतियोगिता हो स्कूल में तो मैं जीत जाती थी। मैं कॉलेज में भी जीती हूँ, इसकी गवाह मेरी टीचर्स अभी भी हैं। कॉलेज में भी कविता प्रतियोगिता तो मैं जीतती थी, अपने से कविता लिख के ले जाती थी। मेरी एक आदत और क्या थी कि जैसे मुझे लोग समझते थे इसकी हिंदी बड़ी अच्छी है, तो किसी की शादी हो रही है तो कहते थे अभिनंदन पत्र लिख दो दूल्हा दुल्हन की तरफ से। किसी की शादी का कार्ड बनाना हो तो कुछ अच्छा सा कविता के 2 लाइन लिख दो। कोई आए कि इसकी हिंदी बड़ी अच्छी है तो इससे चिट्ठी लिखवा लो, इस तरह की। और कोई कहे कि थोड़ा ग्रीटिंग्स लिख दो बढ़िया कि शब्दों में। तो मैं रचने लगी, मतलब गढ़ने लगी, डिजाइन करने लगी कविता है ये। लेकिन कहानी भीतर में थी, वो कहानी की कॉपी गायब हो गई। दूसरा, मैं डायरी लिखती थी, बहुत सेंसिटिव थी, बहुत। जितनी बाहर से चुलबुली, बदमाश, नटखट, शरारती, मार खाने वाली, उतनी भीतर से कहीं कोई कोना था जो दर्द में रहता था। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो मैं डायरी लिखती थी। तो डायरी मच्छरदानी के अंदर हम सोते थे, मच्छर बहुत हुआ हमारे शहर में, तो रात को मच्छरदानी भी जल गई। मेरी भाभी आज तक मुझे एक किस्सा सुनाती हैं कि आपको याद है आप मच्छरदानी जला दी थी। तो भाभी को लगता था कि मैं बहुत पढ़ती हूँ, एग्जाम है ना, तो वो सबको आज भी बताती हैं कि बबनी जी बहुत पढ़ती थी, बहुत पढ़ने वाली थी, जब देखो तब किताबें लेके पढ़ती रहती थी। आज भाभी को खुलासा करना चाहती हूँ, वो देखेंगी जरूर वीडियो, कि हमेशा कोर्स ही नहीं पढ़ते थे भाभी, गुलशनंदा पढ़ते थे, डायरी पढ़ते थे, अश्लील किताबें किसी के भैया उल्ला के सिराने में मिल जाए तो वो भी पलट के देख लेते थे, कुछ भी जो मिल जाए पढ़ने लायक वो पढ़ लेते थे। और सबसे बच के डायरी लिखते थे। मुझे डायरी लिखने की बहुत आदत थी, और डेली डेली के आज मुझे माँ ने डांटा, आज दीदी ने ये कहा, आज कोई अच्छा लड़का दिखा, आज किसी ने हेलो किया, आज किसी ने रास्ता रोका, आज किसी ने छेड़ा, आज किसी ने, तो मैं सब कुछ डायरी में लिखती थी। वो डायरी, और अपने मन की कामनाएं भी लिखती थी। कोई लड़का अगर अच्छा लग गया तो उसके बारे में 2-4 कविताएं लिख डालती थी। वो दौर था।
तो वो डायरी सिरहाने में, अच्छा पहले सिरहाना कोई नहीं चेक करता था, आज अब बेड का अलग सिस्टम है, तकिया इधर से उधर कुशन रख रहे हैं। उस समय जहाँ तकिया है वहीं तकिया है, जहाँ सिरहाना है वहीं सिरहाना है। जैसे मेरी माँ के सिरहाने में कई चीज़ें पड़ी होती थी, हम लोग उसको बोलते थे कि माँ का लॉकर है, खजाना है, वहाँ पे कोई हाथ नहीं लगाने देती थी। उनके जाने के बाद जब वो तकिया हटा तब वो चीज़ें निकली। तो उसी तरह का सबका एक एक तकिया था, सबका बेड था, तो सबके बेड पे एक एक उसका तकिया था। तो मेरे तकिए के नीचे, मेरे सिरहाने के नीचे मैं पड़ी रहती थी। तो वो डायरी कि मेरी दीदी के हाथ लग गई। अब बाकी सब तो ठीक है, लेकिन लोगों को ये लगा कि डायरी तो बड़ी सीरियस चीज़ है, ये उस समय भी लोग समझते थे। अब इसमें ये अपनी सारी चीज़ें लिख रही, कल को ये डायरी कोई पढ़ेगा तो घर की सारी बातें बाहर चली जाएंगी। तो वो डायरी नोच नाच के फाड़ के पन्ने थोड़े फाड़ के फेंक दिए गए। खूब डांट पड़ी मुझे कि उसके बाद मैंने डायरी लिखना बंद कर दिया। पूरी डायरी भरी हुई थी, उसमें पता नहीं मैंने क्या क्या लिखा था, कितने अरमान जाने लिखा हो। बाद में मैंने इसी डायरी के दर्द में एक कहानी लिखी, डायरी आकाश और चिड़िया, क्योंकि मुझे डायरी लिखना मुझे बहुत पसंद था। डायरी एकमात्र आपकी दोस्त होती है जिससे आप सब कुछ कह सकते हैं खुल के, जो कोई जवाब नहीं देती, वो आपकी ऐसी दोस्त होती है जो सब कुछ आपका रख लेती है अपने पास और गोपनीय रखती है। तो वो एक दोस्त छिन गई उस समय, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर उसके बाद कॉलेज में गए तो कहानियाँ लिखना बंद। 7th क्लास में राजा रानी की कुछ कहानियाँ लिखी बंद। जब मैं इंटरमीडिएट में थी तो एक इलाका है मुजफ्फरपुर जिला में, कटरा, वहाँ मैं गई। तो वहाँ मेरे घर एक काम वाली आती थी, उसका नाम था सरगट। तो मैंने ऐसा नाम आज तक सुना ही नहीं, तो मैंने कहा सरगट क्या नाम होता है। अधेड़ सी औरत थी, तो उसने कहा कि वो अपनी माँ की दुलारी बेटी, तो उसने कहा कि सारे बच्चे जो पैदा होते थे उसकी डेथ हो जाती थी। तो उसकी माँ ने, ये बिहार में मान्यता है, गांव में अब नहीं, पहले, कि मेरे जैसे एक दोस्त है, उसके भाई का नाम है चेथरू, वो आज बहुत बड़ी पोजीशन पे है, लेकिन हम लोग उसको चिढ़ाने के लिए अभी भी कभी बोल देते हैं ओए चेथरू, तो मारने दौड़ता है। तो उस समय बहुत सड़े सड़े नाम रखे जाते थे कि एक टोटका है। तो सरगट ने कहा कि टोटका है इसलिए मेरा नाम सरगट रखा गया। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो कहानी, जब बिहार में किस्सा गोई बहुत है, कोई आपस में बात भी करेगा तो 4 किस्सा सुनाएगा। एक काम करके आएगा, कोई बाजार गया कुछ खरीद के आया, अगर आप पूछेंगे कि कहाँ मिला, कितने का मिला, तो वो सीधे नहीं बताएगा कि चौक पर मिला और 50 रुपए का मिला। वो पहले बोला कि जब हम यहाँ से चले ना तो रास्ते में ये मिला, फिर हम वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ 2 लोग खड़े थे, तो फिर हम दुकान वाले से ऐसे बात किए, फिर आप कहें अरे बाबा कहाँ मिला सीधे बताओ, फिर वो कहानी करेगा, फिर 50 रुपये तक आते आते 10 से 15 मिनट लगेगा। तो हम लोग क्या किस्सा गोई बहुत है। तो मैंने उससे पूछा सरगट से कि इस नाम की क्या है, मतलब है सरगट का। तो उसने बताया कि एक गाँव में कोई चिड़िया होती है, हमारे मिथकों में बहुत चिड़िया होती है, जैसे गोलमी एक चिड़िया है जिसका नाम मैंने हसीनाबाद की नायिका का रखा। तो उसने बताया कि सरगट एक चिड़िया होती है जो दिखने में बहुत खराब सड़ी हुई सी लगती है, एकदम सड़ी हुई सी, हमेशा उजड़ी सी, और वो घने जंगलों झुरमुटों में पाई जाती है, अब बहुत कम होती है, बुलबुल जैसी छोटी सी होती है, मतलब सड़ी हुई चिड़िया। तो इसलिए मेरा नाम रख दिया सरगट। तो उसने फिर अपनी कहानी सुनाई, तो उसकी कहानी मैंने लिखी, जो मेरी पहली कहानी थी सरगट। मैंने बहुत ढूंढा, वो कहानी मुझे नहीं मिली, वो रजिस्टर पता नहीं ट्रांसफ़र होता रहता था बाबूजी का ना, तो वो रजिस्टर कहीं कौन संभाल के, मैं इतना संभाल के नहीं रखती थी। फिर लिखने का कीड़ा अंदर था। एक बार हम लोग सब पूरा परिवार निकले विंध्याचल की तरफ, और बनारस भतीजे का वो मुंडन था। तो सारे सबसे पीछे हमें बहुत बड़ी एक टेम्पो ट्रेवलर जैसी बस होती है छोटी, उसमें सबसे पीछे हमें बिठाया गया। बच्चों को तो सबसे पीछे धकेल देते हैं ना, बड़े लोग कब्जा कर लेते हैं आगे सीट पे, तो पीछे। तो फिर मैं रजिस्टर और कलम लेके बैठी, और मैं सारे रास्ते का वर्णन जो देखती रही, वो रिपोर्टाज था मेरा, वो मैं लिखती चली गई। इस तरह से लिखने का जो मेरे भीतर कीड़ा था, वो इस तरह से आता गया। फिर जब विश्वविद्यालय में आई तब कविता मेरी फूट कर आई। उससे पहले बीए तक कोई कविता नहीं, कोई कवि सम्मेलन नहीं, कुछ नहीं। जब मैं एमए में आई तब मैंने एक्सप्लोर किया कि मैं कवि हूँ, कविता लिखती हूँ, चाहे जैसी भी लिखती हूँ, कहीं उसका कोई नाम लेवा भले ना हो, और मैं कविताओं को उन करती हूँ। तो क्या हुआ कि जब एमए में आई तब मैंने साहित्य कुंज बनाया और एक युवाओं का ग्रुप बनाया। तब भी लड़कियां बहुत कम थी,
मेरे क्लास में 2 लड़कियां थे हम, और कविता में तो कोई लड़की नहीं थी। अमृता मौर्य ले दे के थी, केकी कृष्ण, बाद में केकी कृष्णा आई तो केकी हुई, लेकिन कई बार तो मैं अकेली होती थी। अब बताइए मुझे, अगर मैं साहस, मैं आज याद करती हूँ, मैं फोटो डालूंगी वो फेसबुक पे, कि एक बार भिखना ठोरी है नरकटियागंज के पास, भारत और बंगाल, सॉरी नेपाल बॉर्डर पे भिखना ठोरी, वहाँ एक नदी बहती है, ठोरी नदी, वहाँ थारू जनजाति रहती है, वो पहाड़ है, झरने हैं, नदी है। तो ये हुआ कि चांदनी रात में हम लोग एक काव्य पाठ रखते हैं। तो चलना है हमारे शहर से, सब कवियों को चलना है, लोकल कवि भी ज्वाइन करेंगे, नरकटिया से, बेतिया से, मोतिहारी से, सब। अब मैं अकेली, लेकिन मुझ में साहस इतना कि मैं चली गई, और हम लोगों ने सारी रात, चांदनी रात थी, शरद थी, वो ठंड थी, उस ठंड में एक बड़ी चट्टान पे बैठ के हम सब ने काव्य पाठ किया। बहुत सारे लोग थे, उसमें से 2-4 लोग अभी बड़े लेखक हो गए हैं, कुछ नहीं है, कुछ लोग पता नहीं कहाँ बिछड़ गए। तो उस दौर का फोटो है हमारे पास। तो हमने उस भिखना ठोरी में, उस चांदनी रात में, शरद पूर्णिमा, सारी रात काव्य पाठ किया। सुबह हुई, फिर हम सब वहाँ से हम अपनी गाड़ी ले गए थे, हम सब गाड़ी में बैठे और वापस आ गए। तो बाद में उस दौर को मैं भूल गई, बाद में तस्वीर, सारे लड़के लड़के और मैं अकेली। तो लगता है कि ये 90 के दशक में ये बहुत मैं ये नहीं कि अपनी पीठ थपथपा रही हूँ, लेकिन ये मैंने कैसे किया, कैसे संभव हो पाया। वो लोग भी आज भी, उसमें से 2-3 फ्रेंड है, मुझे फ़ोन करते हैं कि यार तुम गजब थी, तुम कैसे चली गई, हम लोग को लगा नहीं कि तुम जाओगे, लेकिन तुम तो तैयार हो गई, चली गई। कविता का इतना था, काव्य पाठ के लिए हम लोग मरे जाते थे कि कोई मंच पे बुला ले। और हालत ये थी कि उस वक्त बिहार विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार थे, मैं अंकल का नाम भूल रही हूँ, उनका बेटा अपूर्व, मेरा दोस्त है फेसबुक पे अपूर्व, और रंजना उनकी बेटी, वो भी दोस्त है फेसबुक पे। तो वो हम लोग बाद में अंकल कहने लगे, पहले तो सर सर कहते थे, लेकिन जब अपूर्व, उस समय नवभारत टाइम्स में थे, तो जब अपूर्व से दोस्ती हुई तो उनके घर आने जाने लगी, तो अंकल हो गए वो रजिस्ट्रार से। बगल में, हॉस्टल के बगल में घर था, तो वो भी कवि थे, काव्य पाठ करने बाहर जाते थे, तो वो हम लोग को अपने साथ ले जाने लगे। उन्होंने वो पोस्टर देखा था, तो कहते तुम लोग को कविता का बड़ा जुनून है, तुम लोग कविता के पागल हो, चलो काव्य पाठ में। फिर बेतिया और कहाँ कहाँ उसकी तस्वीरें हैं मेरे पास। तो दिया जलाते, तो अब उस उम्र में 22-20-21 साल की लड़की उद्घाटन कर रही है, दिया जला रही है, साड़ी पहन के एकदम जाड़े में शॉल वॉल डाल के, हम लोग काव्य पाठ का ऐसा जुनून था कि सासाराम में जब प्रगतिशील लेखक संघ का सम्मेलन हो रहा था, कैफी आजमी उस मंच पे थे, मैं वहाँ भी चली गई, और उसके गवाह शंकर जी परिकथा के एडिटर हैं, और सब लोग, बहुत सारे लोग हैं सासाराम के, अमरेंद्र किशोर है, वो भी वहीं मिला था मुझे, अजीत राय जी हैं, हम लोग सब। अजीत राय जी ने नवभारत टाइम्स में लिखा था, पूरी रिपोर्ट लिखी थी और मेरी कविता का जिक्र किया था। तो वो उस समय में तो कैफी आजमी ने पीठ ठोकी थी मेरी, मैंने उनके साथ काव्य पाठ किया था, कैफी आजमी के साथ। तो वो सब मेरे जीवन के अविस्मरणीय पल हैं कि कैफी आजमी पीठ ठोक रहे हैं, मैं कब काव्य पाठ कर रही हूँ उनके सामने। अच्छा, मुझे अब संकोच होता है कई बार कि ये बड़े लोग हैं, इनके साथ मैं मंच कैसे शेयर करूं, मुझे थोड़ा सोचना पड़ता है, मेरे में आत्मविश्वास की थोड़ी कमी है। आज ही मनीषा से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि यार मनीषा, अब आत्मविश्वास थोड़ा थोड़ा लौटा है, मुझ में आत्मविश्वास की कमी थी, बीच में आत्मविश्वास की कमी आ गई थी। उस समय तो मुझे पता ही नहीं होता था आत्मविश्वास क्या चीज़ है। उस समय था कि कविता लिखती हूँ तो सुनाऊंगी मंच से, मंच चाहिए बस। तो उस समय जो मंच मिल जाए, तो बिल्कुल हिचक नहीं कि कैफी आजमी इतने बड़े शायर हैं, उनके सामने मैं एक सस्ती सी, आसान सी ऐसे ही कविता लेके खड़ी हो गई, लेकिन वो उन्होंने पीठ ठोका। तो देखो, बड़े लोग होते हैं ना, बड़े ऐसे होते हैं कि आपको पब्लिकली मंच पे आपका की हौसला अफजाई करते हैं। तो उन्होंने गीताश्री को बचा लिया। अगर उस वक्त वो मेरी पीठ नहीं थपथपाते, कैफी आजमी, अगर वो मुझे नीचे भी शाम को हम लोग जब डिनर पे बैठे, वहाँ मुझे बुला के नहीं सराहते और मेरे लिए 2 शब्द नहीं कहते, तो मुझ में मेरा रक्त कहाँ बढ़ता, मेरे रक्त में लिटरेचर घुलता ही नहीं, फिर तो विमुख हो जाती। लेकिन मेरे भीतर वो आता गया कि अच्छा मैं सही राह पे हूँ, मैं ठीक काम कर रही हूँ। वो कहते हैं ना कि खुदाई से उसके बाद का जो गैप मेरे जीवन में जो समय आया, वो बहुत गैप था, 20 सालों का साहित्य से गैप। तो वो कहते हैं ना, अगस्त ऋषि के बारे में उनके शिष्य कहते थे कि खनमाना खनित्रय। तो वो
खनन करते थे, कुदाल लेके चलते थे, मतलब वो अपने हाथ में कुदाल लेके चलते थे, कहीं भी जाए तो झाड़ जंगल। अगस्त ऋषि एकमात्र ऐसे ऋषि हुए जो अपना रास्ता खुद बनाया। मैं उनसे अपनी तुलना नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं उसी परंपरा से हूँ कि मैंने अपना रास्ता खुद बनाया। मेरे हाथ में कोई अदृश्य कुदाल है जिससे मैं अपने जीवन के और परिस्थितियों के झाड़ झंकार साफ करती हुई मैं हूँ। अगस्त ऋषि द्वैवर्णिक थे, मैं भी अपने जीवन में द्वैवर्णिक हूँ, पत्रकार और लेखक। अच्छा, अब आते हैं पत्रकारिता से हाँ पूजा सिंह जी बहुत खतरनाक। अब आते हैं पत्रकारिता से लेखन के। देखिए, पत्रकारिता में 20-25 साल तो मुझे कुछ समझ में नहीं आया, साहित्य क्या होता है, साहित्यकार क्या होते हैं, कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब नहीं। मैं शुद्ध रूप से अपना काम करती थी। उसी दौरान अगर राजेंद्र यादव की अवधेश प्रीत जी नमस्ते, बाप रे आप आए। कुछ संगतियां मेरी ऐसी हुई कि उसी दौरान जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ रही थी, उसी दौरान अवधेश प्रीत जी, पटना में अवधेश प्रीत जी का घर मेरा दूसरा घर था, अड्डा था मेरा, मैं वहीं रहती थी, उन्हीं के घर पे रहती थी। पटना जाती थी तो सीधे उनके घर पे जाके गिरती थी, और पटना में सबसे मिलना जुलना होता था मेरा वहाँ। तो बीज तो थे ही, लेकिन जब दिल्ली लगी तो सब खत्म। लेकिन इन लोगों से मोहब्बत कम ना हुई, संगत नहीं छूटी, संगत बनी रही। मेरे भीतर की जो लेखन की प्यास थी उसको मिटाया पत्रकारिता में। जब मैं दूसरे तरह का फीचर में आई, जो फीचर करने लगी, और पत्रकारिता पे बात नहीं करूंगी, बहुत लंबी हो जाएगी क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम बचा है और मुझे अपने साहित्यिक यात्रा पे बात करनी है। तो वो कह रहे हैं ना कि जब मैं पत्रकारिता में थी तो मेरे कुछ मित्र मुझे कहा करते थे कि तुम्हें लिखना चाहिए, तुम लिख सकती हो, लिखती क्यों नहीं हो। मतलब मेरे पति भी कहते थे कि लिख सकती है, इसको लिखना चाहिए। मेरे हस्बैंड से भी मेरे कई दोस्तों ने, एक बार याद आ रहा, अजित राय जी ने भी कहा कि भाई इनको समझाइए ये कुछ लिखे। मेरी सहेली मनीषा तनेजा, उसने तो खैर जो उसका बहुत बड़ा योगदान है लेखन में मुझे धकेलने के पीछे, तो उसका शुक्रिया। तो मैं एक किस्सा सुनाना चाहती हूँ इस पे। मैंने पढ़ा है, ये किस्सा मैंने कहीं पढ़ा है तो बताती हूँ कि जैसे मुझे इतना लोगों ने पत्रकारिता के लिए, लेखन के लिए समझाया कि तुम्हारी भाषा अच्छी है, तुम्हारा अनुभव बहुत है, तुम इतनी जगह घूमती हो, तुम जब रिपोर्ट लिखती हो तो केस स्टडीज पढ़ के लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कहानी, निकाल दो। कविता तो छूट ही चुकी थी, कविता की नदी, काव्य नदी सूख गई थी। कहानियां कैसे आई? क्योंकि मैं जो केस स्टडीज लिखती थी, अच्छी फील्ड रिपोर्टिंग करके सोशल इश्यूज पे, तो मैं किस्सों से शुरू करती थी। किस्सा, छोटे किस्सों से, वो केस स्टडी बोलते हैं उसको। तो मुझे एक किस्सा याद आता है कि बहुत बड़े मेरे दागिस्तान वाले जो रसूल हैं, नेम ड्रॉपिंग नहीं कर रही हूँ क्योंकि कहानी उनकी बड़ी दिलचस्प है जो मुझसे जुड़ती है। तो एक बार उनके पिता, रसूल के पिता कहा करते थे कि रसूल को कहा, पिता अपने बेटे से कहा करते थे कि जिस रचना में लेखक स्पष्ट दिखाई नहीं देगा वो उस सवार के जैसा है, वो उस घोड़े के जैसा है, या उस सवार के जैसा है जिसका घोड़ा है लेकिन सवार नहीं है। वो ये इस तरह से कहते थे कि जो लेखक अपने रसूल के फादर अपने बेटे को समझाते थे कि जिस रचना में लेखक स्पष्ट दिखाई नहीं देता वह सवार के बिना भागे जाते घोड़े की तरह है। फिर वो किस्सा सुनाते हैं अपने बेटे को कि एक पहाड़ी घर में एक पहाड़ी घर में, एक सज्जन के घर में सिर्फ लड़कियां पैदा होती थी, सिर्फ बेटियां। हर साल बेटी पैदा हो, वो बेटा चाहते थे। तो बदकिस्मती से उनके घर में बेटा पैदा हुई, उनकी बदकिस्मती से नहीं हो पैदा, बेटियां। तो वो जहां जाते लोग उनको सलाह देते, ये करो। जहां जाते लोग सलाह देते, वो करो, ये करो, वो करो, ये करो, वो करो, यही उनको सलाह मिलती। तो उन सब को सुनते सुनते उस पहाड़ी आदमी ने, जिसके घर से बेटियां पैदा हो रही थी, उस पहाड़ी आदमी ने उन सबको सुन सुन के इतना पक गया था, इतना तंग आ गया, उसने कहा कि बस रहने दीजिए अपनी सलाहों को, बस रहने दीजिए अपनी सलाहों को। मैं जो कुछ करना जानता था मैं वो भी भूल गया। आप लोग की सलाहों के चक्कर में मैं जो करना चाहता था मैं वो भी भूल गया। तो ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ कि मैं जो
करने आई थी मैं वो भी भूल गई, और मैं सचमुच भूल गई पत्रकारिता। और लेखन का भूत ऐसा मेरे सर पे, मैं कहती थी कि पत्रकारिता वो पेशा है जिसके लिए मैं पैदा हुई, वो आवेग है जो मुझे जिंदा रखता है, और ये वो काम है जिससे मैं प्यार करती हूँ, मैं कहती थी। लेकिन लेखन में आने के बाद मुझे लगा कि इसने मुझे यतीम होने से बचा लिया। मतलब मैं उसको नहीं, मैं इसमें पनाह चाह रही थी। तो लेखन मेरे लिए असली पनाहगाह साबित हुआ। अब मैं जो करने आई थी, जो मैं करना चाहती थी, वो लोगों ने मेरे दिमाग में भर भर इतना भरा कि मैं भूल गई, वो भूल ही गई। असली काम जो पत्रकारिता थी वो मैं भूल गई, और सचमुच भूल गई। मतलब कभी कभी सोच के हैरानी होती है कि हर चीज़ में पहले मैं उस नज़र से देखती थी, पत्रकारों की निगाह से, और इसमें से खबर ढूंढती थी। अब मैं कहानी ढूंढती हूँ। ये फर्क आ गया कि मैं कहानी, खबर ढूंढना ही भूल गई। जो मेरा असली काम था, जो मेरा पेशा था, जो मेरा आवेग जिसको करने के लिए मैं पैदा हुई थी, वो मैं भूल गई। तो ये द्विवर्णिक हूं मैं, तो मैं लेखन में आ गई। तो मुझे अब दोनों को बैलेंस बिठा के ले चलना है, दोनों को साथ चलना है। मैं नहीं छोड़ सकती पत्रकारिता को, मैं नौकरी नहीं करूंगी, ये तय है। नौकरी मैंने अपनी मर्जी से 3 जून 2017 को रिजाइन किया। लाइव इंडिया एडिटर के, लाइव इंडिया वेबसाइट की एडिटर थी मैं, अपनी मर्जी से छोड़ा मैंने। 3 जून को मैंने रिजाइन भेजा, क्योंकि मैं न्याय नहीं कर पा रही थी उस नौकरी से, इसलिए कि मैं दफ्तर में बैठ के खबरों की बजाय कहानियां लिखने लगी थी। ये बेईमानी मैं आज स्वीकारती हूँ। ये गलत है किसी भी पत्रकार के लिए कि वो दफ्तर में रहे तो दफ्तर अपने पेशे का होके रहे, लेखन में न पड़ जाए। मैं दफ्तर में बैठ के कहानियां लिखने लगी थी। ये बात बहुत गलत थी मेरे पेशेवर नज़रिए से, कि खबरों में मेरा मन ही न लगे। खबरें आ रही, खबरों का प्रेशर इतना होता था कि पल 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 खबरें अपडेट करनी है, और मैं उस वक्त कहानी में लगी हूँ, मैं उस वक्त उपन्यास में लगी हूँ। तो ये बेईमानी थी। मुझे लगा मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं एकदम एकदम परेशान हो गई थी, और मैंने किसी से सलाह नहीं ली। अगर लेती तो मैं नौकरी नहीं छोड़ पाती, शायद साहित्य छोड़ना पड़ता शायद। तो इसलिए तो मैंने किसी से सलाह नहीं, अपने घर वालों को भी 10 दिन बाद बताया। जब मैंने जिस दिन छोड़ा उसके अगले दिन मैंने पलंग के नीचे पैर नहीं रखा। तो इतना आराम लगा। 10-12 बजे कोई मीटिंग नहीं, कि सुबह से कोई फ़ोन कॉल्स नहीं, कोई तय नहीं करना कि कौन सी खबर जाएगी नहीं जाएगी, किस खबर को कहाँ लगाना है, क्या करना है, कहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है, किसका फ़ोन आ रहा है, ये प्रेस रिलीज है। ये 5-6 दिन तो मुझे इतना अच्छा लगा कि पैर नीचे उतारने का मन न करे। लगे कि मैं अपने मन की रानी हूँ। लेखन ने मुझे एहसास कराया, जो आज तक जिंदा है, कि हाँ, मैं अब अपने मन की रानी हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ। इस गुलामी के एहसास से मुझे मुक्ति मिली, ठीक वैसे जैसे 47 में भारत को मिला होगा, कि मैं अब किसी की गुलाम नहीं हूँ, मैं अपने मन की रानी हूँ। जब मन आता है, जो मन आता है नहीं कर सकता कि क्या लिखना नहीं लिखना। ये अलग बात है कि साहित्य में डिक्टेटर्स बहुत हैं। यहाँ पे आपको आचार संहिता लेके, वो मनीषा ने पिछले लाइव में बोला था ना, तो उस पर वहाँ हम लोगों ने इस तरह का डिस्कशन किया था कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो एक किताब, मैं आज एक किताब पढ़ रही थी रजनी गुप्त की। मैं उसकी चर्चा इसलिए करना चाहती हूँ कि लेखिकाओं को वो किताब, लेखिकाओं क्यों लिखती हैं लेखिकाएं, क्यों लिखती हैं लेखिकाएं। रजनी जी और 3 लोगों ने मिलकर इसका संपादन किया। उस किताब में मुझे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी मिली, क्योंकि लेखिकाएं क्यों लिखती हैं। तो उसमें मैं भी हूँ, मेरा भी छपा है, लेकिन मैंने अपने अलावा सबका पढ़ा। मुझे इतना अच्छा लगा उसमें कि रजनी गुप्त जी लिखती है उसमें कि अपने लेखन के जरिए अपने हिस्से की धूप मांगना, लेखन करना अपने हिस्से की धूप मांगना है। और ममता कालिया उसमें लिखती हैं कि चाहे कितने आधुनिक साधन और संजाल आपके सामने बिछे हों, लिखना आपको नन्ही कलम से ही हो। उनका जो जवाब है ना, उस वक्त आप अपने को उस बहुरंगी संसार से खुद ही निर्वासित कर लेते हैं। और सुषमा मुनिंद्र लिखती हैं कि लेखन में मोक्ष और लेखन में मुक्ति। तो लेखन में मोक्ष और मुक्ति तो मीरा के समय से ही आप देख सकती हैं कि मीरा के लिए नाभा दास ने उस वक्त लिखा था कि लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर जागी भजी। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी, मीरा गिरधर भजी। उसमें है कि उन्होंने मीरा को निरंकुश और अति निडर कहा है।
तो ये लेखन ही है जो आपको अति अति निडर बनाता है, आपको निरंकुश भी बनाता है। जो मैं निरंकुश हूँ कि जब जो मन में आएगा वो लिखूंगी, जब जो मन में आएगा कहूँगी, जब जो मन में जागूंगी, जब मन में आएगा सोऊंगी। लेखन साहित्यिक यात्रा मेरी अब तक 5 कहानी संग्रह, 2 उपन्यास वाया मीडिया, पहला उपन्यास हसीनाबाद, दूसरा उपन्यास वाया मीडिया, कहानी संग्रह प्रार्थना के बाहर और अन्य कहानियाँ, स्त्री स्वप्न और साजिश सामयिक प्रकाशन से, और डाउनलोड होते हैं सपने शिल्पायन से, भूत खेला वाणी से, और राजपाल एंड सन्स से मेरी 2 महत्वपूर्ण कहानी संग्रह, जिससे जो मेरे लेखन का टर्निंग पॉइंट है वो है लेडी सर्कल और लिट्टी चोखा और अन्य कहानियाँ। और 5-6 गौरतलब कहानियाँ आई हैं भारत, उसमें कुछ चुनिंदा कहानियाँ हैं, और 2 उपन्यास अभी आने वाले वक्त में आप 2 उपन्यास आपको अगला, अब देखिए कब छपता है, 2 उपन्यास आपको, ऐतिहासिक उपन्यास 2 उपन्यास, ये पहली बार मैं खुलासा कर रही हूँ कि 2 ऐतिहासिक उपन्यास मेरे आने वाले हैं। अम्बपाली पे तो सबको पता है क्योंकि जानकी पुल पे प्रभात ने पूरा सीरीज छापा था, उसके अंश छापे थे, कई 5-6 कहानियाँ छापी, तो अम्बपाली तो सबको पता है। वो तो तब मैं टुकड़ों टुकड़ों में कहानियाँ लिखी थी, अब मैंने उसको उपन्यास में बदल दिया है। एक और ऐतिहासिक उपन्यास आने वाला है, वो बस सूचना दे दी है मैंने आपको, वो भी 12वीं शताब्दी की प्रेम कहानी है, उसके बारे में जल्दी खुलासा करूंगी, लेकिन वो काम हो चुका है और जा चुका है छपने। तो ये एक नई बात मैंने कहा कि आज का लाइव है तो कुछ स्पेशल हो जाए, तो वो ऐतिहासिक उपन्यास है। और मैंने आज मनीषा से ये कहा कि तुमने मल्लिका लिख के ना हम सब के भीतर इतिहास की तरफ, इतिहास में खोई हुई नायिकाओं की तलाश पे लगा दिया है, काम पे लगा दिया है। क्योंकि जो इतिहास में ओझल स्त्रियां हैं, मैं लगातार इस पे बात करती हूँ कि उनको ढूंढो, उनको नायिका बनाओ, उन पे लिखो, उनके जीवन को देखो। तो मैंने अपने ऊपर लागू किया कि मैंने कहा कि मल्लिका को ढूंढ कर निकाला मनीषा ने, तो मैंने कहा कि मैं भी अब इतिहास में गुम नायिकाओं को ढूंढ कर निकालूंगी, उनको उन्हें न्याय दिलवाऊंगी उनका। और अभी ये ढूंढते ढूंढते मैं अभी इस वक्त एक ऐसी नायिका के पास पहुंची हूँ जिसपे मैं अगला ऐतिहासिक उपन्यास लिखने वाली हूँ। ऐसी नायिका 1827 में उस लेडी ने जो क्रांति की थी और कहाँ कहाँ गई, क्या क्या किया, उसका जीवन अभी किसी ने टच नहीं किया है, उस पर किसी ने बात नहीं की है, वो मैंने ढूंढ कर निकाला है। और इसके लिए मुझे पटना जाना है, चंपारण जाना है, और बाकी सारी ज़िंदगी उसकी चीज़ें, कुछ चीज़ें तो आ गई हैं। 1927-28 में जो गांधी जी जब गए थे, राजेंद्र प्रसाद, तो उन्होंने जो औरतें आई थी उन सब के हाथ का लिखा हुआ, गांधी जी के हाथ का लिखा, वो सारा नोट्स वोट कुछ रिसर्च में कर चुकी हूँ, अभी कुछ रिसर्च बाकी है, तो मैं रिसर्च करूँगी जाके। रिसर्च बड़ा काम आया, कैसे काम आया? देखिए मैं पत्रकारिता में थी ना, तो 6 फेलोशिप मिले हैं मुझे, 6। देश का कोई बड़ा फेलोशिप नहीं है जो मुझे नहीं मिला हो, और सब सोशल इश्यूज पे, विमेन इश्यूज पे। तो मैं उन इलाकों में गई हूँ जहाँ कोई जाता नहीं, तो चाहे नक्सलवाद हो या सुंदरबन हो या क्लाइमेट रिफ्यूजीज हो, दंतेवाड़ा हो या ट्राइबल गर्ल्स की ट्रैफिकिंग हो, या बीड़ी मजदूरों की दशा हो, या पिक्टोरियल वार्निंग ऑन सिगरेट पैकेट्स हो जो टोबैको का, तो वो बहुत सारे सब्जेक्ट है। कितना सब्जेक्ट बताऊं मैं, तो मतलब पर्यावरण पे भी किया है, जो सुंदरबन पे किया है वो पर्यावरण पे किया है, जो सुंदरबन का। तो मैं रिसर्च करती थी, तो 1 साल के लिए रिसर्च होता है, 6 महीने से 1 साल। और मेरा तो कुछ साल ऐसा बीता कि लगातार 4 साल तक, एक खत्म हो, दूसरा, तीसरा मैं अप्लाई कर दूं, मिल जाए, मैं अप्लाई कर दूं। तो एक वक्त ऐसा आया जब मेरे एडिटर ने कहा कि अब अप्लाई करना बंद, अब बहुत हो गया, दफ्तर पे ध्यान दीजिए, खाली रिसर्च करती रहती है। उसी रिसर्च ने तो मुझे हसीनाबाद उपन्यास दिया, उसी रिसर्च ने मुझे कई कहानियां दी, लेकिन उस वक्त मैं कहानी लिख नहीं सकती थी, मैं रिपोर्ट लिखती थी, कहानियां बच जाती थी। यही अंतर है कि आप रिपोर्ट लिख सकते हैं, कहानियां नहीं। कहानियां मेरे भीतर टबकती रहती थी, तो उन कहानियों को मुझे लिखना था, तो वो मैं पत्रकारिता में नहीं लिख सकती थी, वो मुझे लेखन के पास आना ही था। तो इसलिए मैंने पनाह लिया लेखन, तो मैं लेखन की शरणार्थी हूँ,
मैं लेखन की शरणार्थी हूँ, जहाँ मैंने शरण लिया क्योंकि मेरे जिगर में, मेरे हृदय में इतनी सारी कहानियाँ थी, रोती कलपती स्त्रियों की, हाशिए पे धकेल दी गई, जो जो घुट रही हैं, जो अच्छा मेरे भीतर फेमिनिज्म तभी जागा जब मैं सोशल इश्यूज कर रही थी और रिसर्च कर रही थी। तो मैं गाँव इधर उधर घूमती थी, बहुत जगह जाती थी, औरतों से बातचीत करती थी। उस वक्त मुझे तेजी से एहसास हुआ, जबकि मैं सामंती परिवेश से आई हूँ, सामंती बंधनों में जीकर आई हूँ। उस समय भी गुस्सा था, तभी तो विद्रोह किया और बागी होकर यहाँ तक आई। लेकिन मैं लेखन में उस चीज़ को नहीं ला पाई थी, क्योंकि पत्रकारिता में फेमिनिज्म करने का स्कोप उतना नहीं था। वैचारिक लेख आप लिख सकते हो एडिटोरियल पेज पे, लेकिन आप जिस तरह से कहानी और कविता में काम कर सकते हो उसे नहीं कर सकते। जैसे आज की कविताएं देख लीजिए, आप रश्मि की कविताएं देख लीजिए, एक से उसमें किस तरह से बृहत्तर स्त्री को केंद्र में रख के पूरे बृहत्तर समाज और मनुष्यता की बात की जाती है। तो ये बोध मुझे पत्रकारिता में रहते हुए हुआ कि मैं मेरे भीतर ये फेमिनिज्म भर रहा है, और मैंने सिमोन को पढ़ लिया। सिमोन तो मेरे जीवन में तभी आ गई थी जब मैंने इश्क किया। मेरे जो पतिदेव हैं उनसे जब मेरा चल रहा था, तो सबसे पहली किताब उनका जो पहला गिफ्ट था वो सिमोन की किताब थी। वो सिमोन पढ़ते ही मेरा दिमाग बदल गया, मैं पूरी तरह बदल गई। तो मैं सिमोन को आज भी अपनी देवी मानती हूँ, कुलदेवी है मेरी वो। तो सिमोन को पढ़ा और मैं बदल गई, गीता श्री टोटली बदल गई। वो जो बदली सो फिर तो अपने बाकी आज तक के लोगों को पढ़ के बदली, लेकिन मुझे सिमोन ने बदल दिया। तो मेरे जब पत्रकारिता में आई तो मुझे लगता था कि विमेन इश्यूज मैं करती हूँ, मुझे विमेन बीट दिया गया था करने के लिए, कि औरतों, उस समय औरतें सेंटर में आ रही थी। 90 के बाद तो बहुत सारी चीज़ें नई नई पत्रकारिता में जुड़ी, विमेन, दलित, मुस्लिम्स, वो जो राजनीति का असर पत्रकारिता पे पड़ रहा था। तो हम लोग को दिया गया कि विमेन बीट करो, कि विमेन की दुनिया बदल रही थी। तो जब मैं करने लगी तब मेरे भीतर फेमिनिज्म भरने लगा। सिमोन को पढ़ ही लिया था तो एकदम से वो खोल रही थी चीज़ें, खोल रहा था अदहन मेरे दिल में। तो फिर मैं जब लेखन में आई तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर एक एजेंडा लेकर काम करूंगी, और मैं दूसरों की तरह नहीं बोलूंगी कि अरे मैं तो ऐसे ही जो मन में आता है लिख देता है। नहीं, मैं एक दृष्टि, एक विजन लेकर एक एजेंडा के तहत काम करती हूँ। क्योंकि आप इसे मेरे प्रतिरोध की आवाज़ें मान ले, आप मेरी लड़ाई मान ले, मैं इसको अपने लेखन को उस लड़ाई की तरह देखती हूँ। बल्कि मेरे लिए लेखन उस लड़ाई का हिस्सा है। मेरे लिए लेखन उस लड़ाई का हिस्सा है जिसे स्त्रियां शताब्दियों से लड़ रही हैं। खासकर देखिए 19वीं शताब्दी की स्त्रियों ने जो बिगुल फूका, 19वीं शताब्दी तक भारतीय पुरुष अपने सिरहाने में मनुस्मृति रख के सोते थे और लड़कियां गूंगी थी। तो वो जब बोलना शुरू हुआ, उसके उत्तरार्ध में जो स्त्रियों ने बोलना शुरू किया अपने लिए, स्वाधीनता आंदोलन अलग चीज़ है, उसमें तो थी क्योंकि मर्दों ने उनको आगे बढ़ाया, उसमें इस्तेमाल किया उनको हर तरह से, गुप्तचर बना के और कंधे से कंधा मिला के उनको इस्तेमाल किया। लेकिन अपने लिए जो रुखमाबाई जैसी स्त्रियों ने या आनंदी जोशी ने जो अपने लिए जिन्होंने आवाज़ उठानी शुरू की, तो गूंगी गुड़िया अचानक 19वीं शताब्दी में पहली बार गूंगी गुड़ियाओं ने बोलना शुरू किया। तो वो जो बिगुल फूका तो मुझे लगा कि हम सब लेखिकाओं, मैं अपनी बात अगर कर रही हूँ तो इसमें आप सब सारी लेखिकाएं शामिल है। वो बैटन है, उस बैटन को हमने आज असंख्य स्त्रियां लिख रही हैं, काउंट नहीं कर पाएंगे आप। पंकज सुबीर भाई ने एक दिन कहा था कि मेरे यहाँ पत्रिका चलाता हूँ, अगर 10 राइटअप आते हैं उसमें से 9 स्त्रियों के के राइटअप होते हैं, एक पुरुष लेखक भेजता है। तो कितनी मात्रा में स्त्रियां लिख रही हैं, क्योंकि गूंगे गुड़ियाएं उन्होंने बोलना सीख लिया और बोलना सीखा, फिर लिखना सीखा, लिखने लगी तो फिर बैटन उनके हाथ में, तो मशाल उनके हाथ में, तो रोशनी उनके पास। तो लेकिन मैंने अपने को उपदेशक होने से बचाया, वो कि मैं उपदेशक के तौर पे लेखक नहीं बनना चाहती कि मैं कोई उपदेश दे रही हूँ स्त्रियों तुम्हें ऐसा करना चाहिए वैसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने लेखन के जिम्मे जितनी नायिकाएं आप देखिएगा, कोई भी गौर से अगर देखना चाहे ना तो वो देखेगा कि मेरी नायिकाओं ने अपने जीवन में वो कदम उठा के एक साइलेंट मैसेज दिया है कि जब ऐसे विपत्ति पड़े, आपदा जब आती है किसी के ऊपर, तो जो आपदा लोगों को जोड़ती है, जैसे हम सब आपदा में कनेक्ट हुए हैं, आपदा जोड़ती है लोगों को। तो मेरी नायिकाएं आपदा बताती हैं कि आपदा जब आए तो
क्या आपके एक्शन होने चाहिए, एक्शन प्लान। लोग कहते हैं ना कि समस्याएं बताता है मीडिया, समाधान नहीं बताता। साहित्य के पास वो समाधान भी है, मीडिया क्या समाधान बताएगा, वो तो खुद ही समस्या ग्रसित है, समस्या में पड़ा हुआ है। समाधान साहित्य के पास है, जो वो टॉर्च जला के दिखाता है। याद आता है सलमान रश्दी ने एक बार कहा था कि मैं कोई उपदेशक होने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं एक ऐसी लड़ाई का किस्सा सुनाना चाहता था। मैं एक ऐसी लड़ाई का किस्सा सुनाना चाहता था जिसमें कोई भी पूरी तरह से अच्छाइयों की खान नहीं है। तो मैं भी मुझे ये उनका कथन हमेशा याद रहता है कि ठीक कहा था उन्होंने कि कोई भी अच्छाइयों की खान नहीं है, लेकिन मैं उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती थी। और मेरे लिए सचमुच, आप लोग कहते हैं ना कि बहुत ऐसे बात करती है या ऐसे बोलती है या बहुत दबंग है, या वो बात दबंगई से, मुझे किसी से कुछ लूटपाट नहीं की, मैंने राजनी नहीं की लूटपाट से, दबंगई से। दबंगई का मतलब है मेरे लिए कि अपनी बात ठोस ढंग से और पूरे आत्मविश्वास के साथ रखना, मेरे लिए दबंगई का वो मतलब है। वो दबंग नहीं जो बिहार में बाहुबली करते हैं, ऐसा नहीं है। 18वीं शताब्दी के एक दार्शनिक थे, उनका एक कथन बताती हूँ आपको, थोरो, आप देख लीजिएगा। थोरो ने कहा था जो आपके सामने हो रहा है वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे देखते हैं। तो मैंने अपनी कहानियों में उन चीज़ों को उस तरह से देखने की कोशिश की, क्योंकि मेरे सामने ये चीज़ें हो रही थी, तो मैं उसको कैसे नहीं देखूं, मैं देखूंगी उसको। अब मैं बहुत हो गया, अब मैं थोड़ा सा एक आध चीज़ और कहानी के पीछे की कहानी बताना चाहती हूँ आपको कि मैं कहानियाँ, पहली कहानी, दूसरी कहानी, तीसरी कहानी कैसे बनी, ये एक आध चीज़ मैं लिखूंगी जिसमें मेरी हर कहानी के पीछे की कहानी होगी। ये मैं करना चाहती हूँ, कहानी के पीछे की कहानी। सारी कहानियों के पीछे रोचक कहानी नहीं है, लेकिन हर कहानी के पीछे एक कहानी होती है। और मैं आपको कुछ चीज़ें, जिन कहानियों के लिए लोगों ने मुझे बहुत सुनाया और मुझे मेरी आलोचना की, उन कहानी की कहानी भी लिखूंगी मैं। उसके बाद आप आंख चुराएंगे तो मैं समझूंगी ये है दबंगई, कि आप आंख नहीं चुरा, मैं आंख चुरा कर भागने नहीं दूंगी आपको इंद्रधनुष के पार कहानी लगती है अश्लील है, आपको ताप कहानी से प्रॉब्लम है, आपको गुरिल्ला प्यार से समस्या है, तो आप अंधे हैं, आपको कुछ दिखाई नहीं देता, आप कटे हुए हैं अपने समय से, अपने समाज से, अपने लोगों से। इसका मतलब आप अनभिज्ञ हैं, आपको कुछ नहीं मालूम है। आपको नहीं मालूम है तो आप देखिए ना, आपकी आंखों में उंगली डाल तो दी मैंने, देखिए, मैं दिखा तो रही हूँ। कोई काल्पनिक चीजें नहीं है, यथार्थ इतना सुंदर है कि कल्पना की पूरी गुंजाइश आपको देता है। मेरे पास यथार्थ है, कहते हैं ना आपके पास क्या है, कल्पना है, मेरे पास क्या है, यथार्थ है। मेरे पास माँ है, मेरे पास यथार्थ है। मैं उस यथार्थ पे ही फिर ये सब ठीक है कि सत्य कथा नहीं लिखना, मुझे कल्पना की उर्वरता का भी सहारा लेना पड़ता है, और लेती हूँ तो तब लेती हूँ जब मैं जैसी दुनिया चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ कि मेरे पात्र वैसा करे, तो मैं लेती हूँ। कल्पना के बिना घाल मिल के, ये तो रसायन है ना, कल्पना और यथार्थ दो रसायन है, इन दोनों की कोई कहानी बन सकती है, एक संसार। सॉरी, ये बीच में कोई कॉल आ गया था। ये हमारे यहाँ कभी नेट समस्या करता है और कभी कोई फोन आ जाता है, तो हाँ, मैं बता रही हूँ संजय जी, शुक्रिया। अच्छा बुरा मैं कह रही हूँ कि मुझे नहीं पता ये अच्छा लिख रही हूँ और बुरा लिख रही हूँ। मुझे इतना पता है कि मैं जो कहना चाहती हूँ मैं कह रही हूँ। ये आज़ादी है मुझे, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मुझे मिली है इस शताब्दी में, तो मैं इस शताब्दी का शुक्रिया करना चाहती हूँ, और इस समय का, और सोशल मीडिया का, और प्रकाशन जगत का, कि हमें छापते हैं, सुनते हैं, हमें पढ़ते हैं, उन पत्रिकाओं का जिन्होंने हमें खूब छापा, जिन्होंने स्त्री लेखन पर विशेषांक निकाला, जिन्होंने स्त्रियों को खूब छापा, जिन्होंने स्त्री लेखन पर भरोसा किया स्त्रियों पे, वो प्रकाशक धन्यवाद के पात्र है जिन्होंने खूब सारी स्त्रियों को छापा, खूब बढ़ावा दिया, उन मंचों का शुक्रिया जिन्होंने स्त्रियों को मंच दिया, उन पाठकों को खूब मोहब्बत जिन्होंने स्त्रियों को खूब पढ़ा और हमारा हौसला बढ़ाया और हमारे साथ खड़े हुए, और हमने एक अपना पाठक वर्ग तैयार किया, और भारी मात्रा में हम चाहे बुरा लिखें, खराब लिखें, कैसा भी लिखें, अगर आपके मन को छूता है वही अच्छा है, जो आपको मुस्कुरा दे, जो आपको दुख से थोड़ी दूर ले जाए,
बच्चन जी से किसी ने इंटरव्यू में पूछा था, कविता क्या है आपके लिए? बच्चन जी का जवाब, बचपन में पढ़ा था ये मैंने, तब से मैंने गांठ बांध लिया, कविता वो है जो आपसे आपके दुख को दूर कर दे, आपको सुख को आपके पास ले आए। तो अच्छी रचना वही है, वही अच्छी और बुरी, या तो अच्छी होगी या बुरी होगी। तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुरा लिखने के लिए रचेगा। कोई भी सर्जक बुरा हो ही नहीं सकता। हो सकता है कि मूर्ति एब्स्ट्रैक्ट है, आप नहीं समझ पा रहे हैं उसको, पेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट है, आप उसको नहीं समझ पा रहे हैं क्योंकि आप उसको डिकोड नहीं कर पा रहे हैं। तो पाठक को भी थोड़ा मांग करता है, लेखन पाठक से भी मांग करता है कि कुछ चीज़ें, कहानी जहां हम छोड़ देते हैं वहां से आप उठा के आप उस पर मन में सोचिए। हमने तो पाठकों की डांट भी खाई है कि आपने पात्र को ये क्यों कर दिया, आपने पात्र को वो क्यों कर दिया, तो वो हमने डांट खाई। तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी वो डांट, ठीक उसी डांट की तरह कि कोई गलती पे जब माँ डांटती है आपको तो और प्यार से फटकारती है तो कितना अच्छा लगता है कि वो गलती फिर बार बार करने को जी चाहता है, जिसमें आपको को डांट फटकार पड़े। तो डांट बुरी चीज़ नहीं है। तो पाठकों की खूब डांट भी खाए हमने, लेकिन एक डांट मैं बताती हूँ आपको जो मैंने कहीं नहीं बताया। हो सकता है वो लोग सुन रहे हो। मेरा गुरिल्ला प्यार कहानी छपी हंस में, तो राजस्थान से एक महिला का फ़ोन आया। उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग, नाम बताया, मैं नाम भूल गई। तो उन्होंने कहा तुम्हारा ये पढ़ा, बहुत खराब कहानी तुमने लिखी है। तो मैंने कहा क्या खराब है इसमें? तो बताओ कोई तरीका है, लड़की में इतनी जल्दी कैसे वो ऐसे कैसे कर सकती है, उसका चारित्रिक पतन हो गया। तो मैंने कहा क्या ये समाज में ऐसा नहीं हो रहा है? आपको लगता है कि मैं ये किसी और ग्रह की कहानी लिख रही हूँ? ये समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप इतना बता दीजिए। आप मुझे डांट रही हैं तो आपकी डांट का स्वागत, आपकी आवाज़ से लग रहा है कि आप बहुत बुजुर्ग हैं तो मैं प्रणाम करती हूँ। आप ये बताइए कि क्या ऐसा समाज में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और कहानी का अंत देखिए जहां नायिका अफसोस में है। तो मैंने ऐसा तो नहीं कि मैंने कहा कि ये देखिए कि कहीं मैं उस कहानी में आनंद तो नहीं ले रही हूं, या आप ये देखिए कि कहीं मैं उसके पक्ष में तो नहीं खड़ी हूं। तो मैं अराजकता के पक्ष में नहीं खड़ी हूं। मैंने एक चीज दिखाई और अंत, लेखक अंत में आता है, जहां वो अंत करता है वहां लेखक दिखता है, आपको चमकता है। मैंने कहा मैं वहाँ हूँ, तो आप वहाँ देखिए कि अंत में मैं क्या कह रही हूँ, तो आप मुझे क्यों मेरी आलोचना कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने कहा कि आप एक सवाल का जवाब दीजिए कि क्या समाज इतना खुला नहीं है? क्या समाज में ये नहीं हो रहा है? क्या ये मैंने गलत लिखा, गलत चीज़ें हैं? तो आप बताइए तो मैं माफ़ी मांग लूँगी। तो उन्होंने कहा खुला तो है तो क्या सब खोल दोगी? खुला तो है क्या सब खोल दोगी कि कुछ ढकोगी भी? तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि ढकना चाहिए, क्योंकि मैं पत्रकारिता से आई थी तो हम लोग तो एक्सपोज करते हैं, चीज़ों को खोलते हैं। तो मैंने कहा कि समाज में ये हो रहा है, इस पर कहानी लिखती हूँ। और प्लॉट मैंने सुनाया था राजन जी को, उनको अच्छी लगी थी तो मैंने लिख दी। और तब तक मैं नहीं सोच रही थी कि बोल्ड लेखन क्या होता है। मैं सचमुच साहित्यिक परंपराओं से बिल्कुल कटी हुई थी। मुझे नहीं पता कि इतनी गालियाँ पड़ेंगी, ये लोग बोल्ड कहेंगे और ये बोल्ड लेखन है। हम लोग तो सेक्स सर्वे निकालते थे आउटलुक में, इतनी ज़्यादा सेक्स स्टोरीज की हैं हमने। तो हमें तो कभी हमारी दुनिया बड़ी खुली थी, हम बड़ी खुल के बात करते थे, आज भी खुल के बात करते हैं। तो हमको लगा साहित्य तो बड़ा विराट, बड़ी चीज़ है। आज भी पत्रकार लोग साहित्यकार को बहुत बड़ा मानते हैं, समझते हैं कि दूसरी बड़े उदार लोग होते हैं, मतलब हमसे भी बड़ा खुली दुनिया है। उनको पता ही नहीं कि जब से मैं इस दुनिया में आई तो मुझे समझ में आए कि दुनिया क्या है। तो उनको कभी कभी बताती हूँ तो वो ऐसे हैरानी से देखते हैं ऐसा होता है। तो मैं खुली दुनिया से आई थी, मैंने आके ऐसी कहानियाँ 2-3 लिख दी। अरे बाप रे, मुझे क्या पता ये पत्थर 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 पत्थर। जबकि आप देखो ना, आपको लगता है कि मैं नैतिक रूप से गलत कर रही हूँ। अरे बाबा, इतनी समझ तो मुझे है ना, मैंने भी 25 साल ऐसे ऐसे करके पत्थर थोड़े ना तोड़े हैं। पत्थर तोड़ते तोड़ते भी पहाड़ का चरित्र समझ में आता है। तो अगर पत्थर भी तोड़े मैंने पत्रकारिता में, तो भी मुझे इतना समझ तो आता है कि नैतिकता को का निर्वाह कहानी में कैसे करते हैं और कहानीकार को क्या करना चाहिए, इतनी समझ तो है। और मेरे पाठशाला पे भरोसा करिए, जिस पाठशाला में मेरा मेरी पढ़ाई हो रही थी गुरुकुल में, उस गुरुकुल में तो जो जैसा सिखाया जाएगा वैसा आप सीखेंगे। तो जो मुझे मैं तो अपनी सारी शंकाएं लेके जाती थी गुरुजी के पास, कथा गुरु के पास, कि बताइए अब ये कहानी है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करे, क्या करे। तो मैंने बाकायदा सीखा, कहानियाँ थी मेरे पास, उनको शिल्प में कैसे ढालते हैं ये मैंने उनसे सीखा। उनके बाद पढ़ते पढ़ते सीखा और आज तक सीखती हूँ। सच बताऊं कि मैंने हाल में, अगर मैं अनक शर्मा की कहानी पढ़ूंगी तो मैं उससे भी सीखूंगी।
वंदना राग को पढ़ूंगी, उससे भी सीखूंगी मैं। कितना सपना को पढ़ के मैंने सपना, जितने नीलम जी का एक उपन्यास दहशत आया हुआ है मेरे पास, हो सकता है उसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें मैं कुछ शिल्प या कुछ भाषा, कुछ चीज़ें मैं उनसे सीखूं। मैं पापोड़ी का अनुवाद पढ़ती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें वहाँ से, तो मैं वो अपने को ये मानती हूँ कि मैं सबसे सीखती हूँ। मतलब किसी से संवेदना सीखती हूँ, मैंने एक बार पोस्ट लिखा था कि प्रत्यक्षा के भाषा की जादूगरी, मनीषा का कलावाद, वंदना का नरेशन, सपना से कंटेंट, मैंने सबका नाम लेके लिखा था, मुझे अब सबका याद नहीं आ रहा। इन सब से थोड़ा थोड़ा अगर मिला के केमिकल रिएक्शन घोल बनाऊं तो फिर एक अद्भुत कथाकार पैदा होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, चमत्कार है, चमत्कार नहीं होते साहित्य में। तो इसलिए सब में कोई कमी, सब में कोई खूबी, हम सब अपनी कमियों खूबियों के साथ शिल्प बनाते हैं। जितने पेंटर एक आकृति है और 4 आर्टिस्ट को आप कैनवस दे दीजिए तो चारों उसको 4 तरह से देखते हैं ना, क्योंकि उनकी अपनी दृष्टि है, उनकी अपनी आंख है, और पहले तो आंख, उसके बाद दृष्टि। तो अपने ढंग से एक मॉडल रख दीजिए और 4 पेंटर रख दीजिए, कैनवस दे दीजिए, उसी एक मूर्ति मॉडल को देख के चारों 4 तरह से बनाएंगे। तो एक ही कथानक को 4 कथाकार अलग ढंग से, किसी के पास भाषा अच्छी होगी, किसी के पास कला पक्ष बहुत अच्छा होगा, किसी के पास किस्सा गोई अच्छी होगी, कोई सपाट भी लिखते हैं, लोग सपाट भी लिखते हैं। तो सपाट लिखना बुरा लिखना नहीं है, क्योंकि जो लोग सपाट लिखते हैं, शुरू में मेरी कई कहानियां मुझे भी सपाट लगती हैं कि मैंने सपाट ढंग से लिखा, मैंने इसमें विचार नहीं डाले। मैं कन्फेस भी करती हूँ अपने दोस्तों से जब बातचीत होती है कि यार मैंने विचार नहीं डाले। विचार विहीन रचना निष्प्राण है, मतलब वैसे जैसे देह में आत्मा ना हो, प्राण ना हो, तो विचार तो हो। सपाट कहानियों में विचार नहीं होते। एक किस्सा है, सुना दी। हमारे यहाँ बचपन में हम लोग किस्सा सुनते थे तो उसमें हम लोग कहते थे, किस्सा गेलई बन में, सोचा अपना मन में। किस्सा जंगल में गया, खत्म, किस्सा खत्म, पैसा हजम। मतलब उसके बाद कहते थे, किस्सा गेलई वन में, सोचा अपना मन में। किस्सा गया जंगल में, अब आप मन में सोचिए। मतलब किस्सों के जंगल में इतना झुरमुट, इतना अंधेरा, इतनी हवा, इतनी पत्तियां, इतने पेड़ कि आप उसके गुंजलके में फंस जाते हैं। तो क्या करना है कि आप सोचा अपना मन में, तो आप किससे अपने मन में सोचते हैं। तो अगर कोई सपाट लिख रहा है, तो जैसे मैंने अपने को ग्रो किया, मैं अपनी साहित्यिक यात्रा देखती हूँ तो मैंने सचमुच ग्रो किया। मैं अपने को कोई नंबर नहीं दूंगी कि मैंने राजेंद्र यादव को मैं कहती थी, इस कहानी में आप कितना नंबर देंगे, 100 में 60, 70, 80, ऐसे वो नंबर देते थे। तो मैं वो मेरे एडिटर थे नीलाम मिश्रा, उनको भी मैं पढ़ाती थी अपनी कहानी कि सर जरा इस कहानी में नंबर दीजिए। तो कहते थे 60, 80। तो 80 से अधिक नंबर मुझे कभी नहीं मिला, और आज अपने को तो कोई नंबर नहीं देती, लेकिन मैं 80 से अधिक नंबर का नहीं लिखती हूँ। ये जो 20 नंबर बच गए हैं मेरी साहित्य यात्रा में, मेरी कथाओं में, वो पाठक के पास है। वो 20 नंबर आज नहीं तो कल पाठक मुझे देंगे। क्यों मैं तैयारी कर रही हूँ अपने को, उनके 20 नंबर की ही तैयारी मैं कर रही हूँ। 80 नंबर लायक तो मैं लिख लेती हूँ, उतना तो मुझ में विश्वास आ गया है, क्योंकि मैं उतना ग्रो कर गई हूँ कि मैं पढ़ती हूँ, खूब पढ़ती हूँ, सबको पढ़ती हूँ, सब में अपने को तलाशती हूँ कि मुझ में क्या कमी है। अपनी कमियाँ ढूंढती हूँ सबको पढ़ने के बाद। सबको पढ़ते हुए अपनी कमियाँ तलाश लेती हूँ कि हाँ मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, कहाँ मैं छूट गई, कहाँ मुझे क्या रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए। अब समय हमारे पास सिर्फ 5 मिनट बचा है। बहुत बातें मैंने साहित्यिक यात्रा की कह दी। अब मैं चाहती हूँ कि मैं दोस्तों से के सवाल ले लूँ। कोई सवाल हो आप लोगों के, या धन्यवाद कहूँ। पूजा थैंक यू, आप आई। रश्मि शुक्रिया। शोभा रस्तोगी शुक्रिया। शोभा। संगीता जी शुक्रिया। विजय भारती हाय। मेरी विजय भारती लोक गायिका हैं और मेरी बहुत पुरानी 25-30 साल पुरानी दोस्त हैं। विजय भारती बहुत अच्छा गाती हैं, लोग बिहार की बहुत फेमस गायिका हैं। नीलम जी मैं आपका दहशत पढ़ने वाली हूँ। निर्देश शुक्रिया, आप आई। उषा रानी राव शुक्रिया। छवि निगम जी धन्यवाद। केकी शुक्रिया। SB पांडे जी धन्यवाद। संजय कुमार जी शुक्रिया, आप आए। और पूनम तिवारी हेलो। रश्मि वर्मा जी धन्यवाद। डॉली शुक्रिया। वंदना वाजपेयी जी शुक्रिया आपको बार बार कि आपने मुझे दोस्तों से बात करने का मौका। जयश्री पात्रो जी शुक्रिया। कोई सवाल हो किसी का? नीलिमा यही तो जानना
हाय नीलिमा, कैसी हो? दिल्ली आई कि नहीं आई ये बताओ, फोन करना रात को। हाँ, इतना सब कुछ कैसे किया, बताती हूँ कैसे किया। देखो वो कहते हैं ना कि हम लोग पे आरोप लगता है कि खाई पी अघाई औरतें हैं, कथा कहने आ गई। तो ये कहना बड़ा आसान है कि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं लोगों से कहती हूँ कि आपने मेरी उपलब्धि देखी है, मेरा संघर्ष नहीं देखा है। तो जब संघर्ष नहीं देखा तो आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझ पर आरोप लगाएं कि खा पी के अघाई हुई मध्यवर्गीय औरतें हैं जो कहानी लिख रही हैं। आपने नहीं संघर्ष देखा। मैं दिल्ली में रिपोर्टिंग करती थी, काइनेटिक होंडा उस समय होता था, काइनेटिक होंडा चलाती थी। कार तो बाद में आई, काइनेटिक होंडा चलाती थी इस चिलचिलाती धूप में। उसके पहले मैं बसों में चलती थी। मैं प्रेगनेंसी में भी बसों से दौड़ दौड़ के रिपोर्टिंग करती थी। 8th मंथ तक मैंने रिपोर्टिंग की है बसों में घिसट के। पहली बार जब दिल्ली के बस में चढ़ी, जब मैं दिल्ली आई, तो मेरा जो लोकल एक फ्रेंड था, तो वो बस में जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, मैं दौड़ती हुई। तो बसों में चढ़ने की टेक्निक है दिल्ली में, पहले राइट पैर देते हैं फिर लेफ्ट देते हैं। मैंने दोनों चाह के मैं चढ़ा दूं, घिसट गई बस के साथ। तो वो ऊपर से चिल्ला रहा है, दिल्ली में रहना है ना तो पीटी ऊषा बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं बस मिलती है यहाँ की। तो मैं इतना डर गई दिल्ली की बसों से कि मैं जो कमाऊँ वो ऑटो में खर्चा करूँ, बसों में चढ़ूँ ही ना डर के मारे। तो दिल्ली की बसों में फिर भी अब क्या करूँ, हौज काजी में मेरा दफ्तर था, करंट पोस्टमार्टम अखबार में काम करती थी, एक मस्जिद में उसका दफ्तर था। अब वहाँ जाना है तो वो कैसे जाऊँगी, तो वहाँ तक बस ले जाएगी, बस के बाद रिक्शा, तो कभी कभी बस में चलना पड़ता था। तो उस दौरान बसों का एक अलग अनुभव है। अरे बाप रे, कैसे कुछ लड़के तो डेली मुझे वहां तक छोड़ने जाते थे और छोड़ने आते थे। उनको पता हो गया था इस टाइम इस बस इतने नंबर बस में चढ़ेगी, इतने नंबर बस से आएगी। तो वो मजेदार किस्सा है वो फिर कभी। तो हाँ नीलिमा, मैं इसलिए इतना कहाँ कर पाती हूँ यार, कहाँ कर पाती हूँ। कुछ ना कुछ तो छूटता ही है। घर को बहुत समय देना चाहिए, नहीं दे पाती हूँ। पति को बहुत समय नहीं दे पाती हूँ, बेटी को बहुत समय नहीं दे पाती हूँ। सबकी शिकायत होगी मेरे से कि समय नहीं दे पाती है। लिखने में इतना अभी ना जिसको कहते हैं कि नशा सा चढ़ा हुआ है लिखने का। तो सुबह से ही दफ्तर जैसा खोल के बैठ जाती हूँ लिखने। और जब अगर झोंका जैसा आता है, कभी कभी रात को आता है, तो मुझे ये कि घर में इतना मुझे सब एक मेरे लिए बहुत अच्छा सा, पीछे लाइब्रेरी देखो, मुझे एकदम अलग सेपरेट जगह ये अब मिला है, पहले नहीं था। क्योंकि पहले घर में लिखती पढ़ती नहीं थी ना, दफ्तर से 12 घंटे आप कंप्यूटर देखकर आते थे तो आंखों में भुक 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 लाइट जलती थी। तो घर में आते ही बस एक किताब उठाती थी और ख़त्म करती थी, उसको पढ़ती थी। नो कंप्यूटर, नो लैपटॉप, कुछ नहीं। तो जब से मैं 4 साल से बेरोजगार हुई हूँ, तो तब से मैं थोड़ा सीरियस, तो फिर मैंने अपनी जगह बनाई। मुझे घर में एक जगह मिला, इतनी छूट मिली मुझे पर ये दबाव नहीं है कि पैसे कमाओ, मुझे घर में खाना मिल जाता है, सहूलियत मिल जाती है। तो वो उतनी चीज़ें, वर्जीनिया वुल्फ की आइडियल औरत हूँ मैं, कि थोड़ा सा पैसा, थोड़ा सी जगह, एक कमरा, तो वो मेरे पास है कि एक कमरा है। मैं अपने कमरे में भी, कोई भी नहीं है, मैं अपने कमरे में बैठ के आप लोगों से खूब बातें कर रही हूँ। सब अपने अपने कमरे में, सब दूर हैं, कोई आएगा भी नहीं मुझे डिस्टर्ब करने, क्योंकि ये कुछ ज़रूरी बात कर रही है अपने दोस्तों से। तो ये छूट है। तो ये पिछले जो मेरी गति बढ़ी है वो पिछले 5 साल में बढ़ी है, उसके पहले नहीं। तो इसलिए लोग कहते हैं तुम्हारी एक साथ 3 किताब कैसे आ जाती है, 2 किताब कैसे आ जाती है। वो इसलिए आ जाती है कि आपको दिख रहा है अभी काम तो मैं पहले से करती आ रही हूँ, कर करके रखती जा रही हूँ। अभी भी जो 2 उपन्यास की बात मैं कह रही हूँ वो मैंने लिख के रखा है ना, मैं लिख के रखती जाती हूँ। मेरे पास अभी भी बहुत कहानियाँ लिख के रखी हैं जो छपी नहीं है। मेरे पास 10 कहानी ऐसी है जो कहीं छपी नहीं है, लिख के 6-6 महीने, साल भर रखती हूँ। जब कोई मांगता है फिर उसको फिर से पढ़ती हूँ, फिर ठीक कर। अब सच कहूँ ईमानदारी से, तो अब मैंने अपनी कहानियों पे, अपने लेखन पे सचमुच मेहनत करना शुरू किया है। हड़बड़ी नहीं है मुझ में, पहले बहुत हड़बड़ी थी। मुझे अपने कंटेम्प्रेरी के कदम ताल मिलाना था। मैं अपने दोस्तों को कहती थी कभी कि यार मुझे तुम लोग के बराबर पहुंचना है, तुम्हारे बैच की हूँ, तुम्हारी समकाल हूँ, अब बहुत पीछे हूँ, मेरी किताबें भी इतनी नहीं है। तो मुझे जल्दी थी, जल्दी। अब मैं जब 2 उपन्यास, 5 कहानी संग्रह, अब मैं थिरा आ गई हूँ। नदी का पानी जैसे स्थिर हो जाता है ना समतल में आके, मैं उस तरह से थिरा आ गई हूँ। मैं पहले मैंने शहर की वो बूढ़ी गंडक है ना, वो बहुत उपनती है,
किसी सीजन में चले जाओ बहुत उफनती रहती है। अखाड़ा घाट है, उसके किनारे हम जाते हैं सिर्फ गंडक को देखने, उसका मूड देखने शाम को। ऐसे ऐसे मतलब पहली नदी है जिसको मैंने उफन कर बहते हुए देखा है। नदियाँ उफनती हैं लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमेशा जल्दी में हो और गुस्से में हो, और पता नहीं किससे मिलना है, कहाँ जाना है, जबकि उसको लंबी दूरी तय करनी है। तो वो उस नदी की तरह थी, मैं अपने शहर की उस नदी की तरह थी, उफनती रहती थी। अब मैं थिर आ गई हूँ और मुझे बहुत, मैं जिसको कहते हैं ना सुकून में हूँ, आराम से हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखती हूँ, आराम से काम करती हूँ। और अब जैसे कहते हैं कि अब मैं इसको उस तरह अन्यथा मत लीजिएगा कि अब मर भी जाऊँ तो कोई गम नहीं है। जितना अभी और करना बाकी है, बहुत बेस्ट देना बाकी है, बावजूद इसके मैं कह रही हूँ कि मतलब काम कर लिया। कैसा किया ये तो पाठक बताएंगे, 20 नंबर पाठक के पास है, लेकिन मैंने किया जो करना चाहती थी, मैंने अपने मन का किया। तो पहले तो मेरा मन कहे कि मुझे तो किसी और से सर्टिफिकेट चाहिए नहीं, मुझे तो अपने मन से सर्टिफिकेट चाहिए होता है कि क्या मैंने किया। जवाबदेह तो मैं अपने मन के प्रति हूँ, किसी और के प्रति नहीं, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, या तो मन या पाठक। तो वो 20 नंबर उनके पास है, 80 नंबर का काम मैं कर रही हूँ। अब चलूँगी। विभा रानी जी शुक्रिया आप आई, कविता सिंह जी शुक्रिया, रश्मि वन्ना गुप्ता हाय वन्ना, हाय वन्ना नहीं कहाँ ज़्यादा कर पाती हूँ, सुबह में लिखती हूँ, कभी देर रात तक लिखती हूँ। मैं अपनी बेटी को पटाती हूँ कि आज रात को तुम कोई फिल्म देख लो मेरे साथ बैठ के, मैं कुछ लिखती हूँ, तो वो अपना फिल्म देखती है लैपटॉप पे, मैं कुछ लिखती हूँ। तो इस तरह से हम दोनों जगह रहते हैं, माँ बेटी देर रात तक हम लिखते रहते हैं। तो मैं अगर जब लिखना होता है तो लिखती रहती हूँ, या जब सब बाहर चले जाएँ तो सबका समय चुरा चुरा के लिखने में लगी रहती हूँ। छवि शुक्रिया। अब मैं चलूँगी, समय हो गया है, ज़्यादा ही हो गया 10 मिनट। बंदा वाजपेयी जी आप इजाज़त दें तो मैं एक शेर के साथ इजाज़त चाहूँगी आपसे। मनीषा कुलश्रेष्ठ आई थी, शुक्रिया मनीषा। रश्मि भारद्वाज शुक्रिया, संगीता जी शुक्रिया, सुजाता चौधरी जी शुक्रिया। हाय सुजाता जी भागलपुर से। सुजाता जी का गांधी पे काम बहुत बहुत अच्छा काम है, नॉवेल भी है कि इनका। वंदना गुप्ता हाय, मेरी ब्लॉग के दिनों की सहेली है। वंदना तो मेरी यात्रा, साहित्य यात्रा की गवाह है। और शैलजा जी शुक्रिया, पारुल तोमर शुक्रिया, दिव्या शुक्ला है, दिव्या। हाँ दिव्या, आम्रपाली पे तुमको कुछ लिखना भी होगा, ऐसे ही नहीं इंतजार करना है। सुषमा गुप्ता शुक्रिया, कैसी हो सुषमा। कल्पना मनोरमा जी शुक्रिया, संजय कुमार जी शुक्रिया। जो लोग दिख रहे हैं, प्रतिभा शुक्रिया तुम आई। ओम निश्चल जी नमस्ते शुक्रिया, आपको वेव करती हूँ मैं। कल्पना झा शुक्रिया तुम आई, मेरी बचपन की सहेली कल्पना झा भी आई हुई हैं। रश्मि वर्मा जी शुक्रिया, नीलम कुलश्रेष्ठ जी शुक्रिया, राजवंत राज जी शुक्रिया। राजवंत जी मुझे मेरा बहुत हौसला बढ़ाती है। नीरज शर्मा जी हेलो। इतिहास में गुम नायिकाओं की तलाश कर रही हूँ मैं, तो मेरा एक उपन्यास 2 ऐसी ही नायिकाओं पे आने वाला है। आशा सिंह जी शुक्रिया, अवधेश प्रीत जी प्रणाम, बाया मीडिया के शुक्रिया शुक्रिया। डॉली जी शुक्रिया। कुछ लोग बच गए होंगे तो मैं बाद में नहीं दिख रहे हैं। मोनिका शर्मा शुक्रिया, कामेश्वर राव जी शुक्रिया, नीलिमा शर्मा बिंदी लगाना सिखा दूंगी हाय नीलिमा। अर्चना वाजपेयी जी शुक्रिया, पूजा सिंह जी शुक्रिया, रेणु त्रिवेदी शुक्रिया, अर्चना वाजपेयी जी धन्यवाद, मधु सक्सेना जी, रविंद्र जी, सारे जी, वत्सला जी, पूनम जी, निर्देश जी, चंद्रेश्वर जी, सारे जी, रानू जी, चंदेश्वर जी, रीचा जी, पापोरी जी, अर्चना जी, सपना जी, शैल जी, उर्मिला शुक्ल जी। हाय उर्मिला जी, थैंक यू। हाँ सही में कौड़ा तापते थे और सन वाली लकड़ी की सिगरेट हमने भी पी है, खूब सिगरेट पीते थे। प्रज्ञा पांडे शुक्रिया, अनीता दुबे शुक्रिया, मुकेश कुमार सिन्हा शुक्रिया, मयंक शुक्रिया भाई तुम आए, रिचा
रश्मि अखौरी जी शुक्रिया। ममता खालिया दी भी है। और दैया रे दैया, अभी मैंने आपका नाम लिया ममता जी। दैया रे दैया, आप नाम लिया और हाजिर। ममता सखी शुक्रिया। सरस्वती मिश्र शुक्रिया। किरण अग्रवाल जी शुक्रिया। शोभा अक्षरा हाय। कविता हाय। सुषमा हाय। अब मैं खत्म करूंगी, बस एक लाइन सुना के। बंदा जी समय समाप्त हो गया, चल रही हूँ, इजाजत दीजिए मुझे। बन्ना जी, हाँ बंकिम जी, हेलो बंकिम जी, हाँ मैं लिखूंगी। अगली किताब मैं अब कथेतर काम करने वाली हूँ उपन्यास के बाद। कथेतर लिखना है मुझे, तो उसमें संस्मरण भी है। उसमें मैं अपने समकालीन लेखकों पे भी लिखूंगी संस्मरण। अनीता प्रसाद जी अरे क्या एनर्जी एनर्जी ऐसा भी कुछ नहीं है। आशा सिंह, हाँ वो तो मैं पूरी नौटंकी हूँ मैं, दूसरों की मिमिक्री बहुत करती हूँ। श्याम बिहारी जी नमस्ते। वंदना यादव हेलो। हाँ मेरी सहेली तुम हो मेरे साथ। तुम्हारे दूसरे उपन्यास का क्या हुआ वंदना? हाँ स्वाति श्वेता नमस्ते नमस्ते। व्योमा हाय व्योमा, कैसी हो? तुमसे बात होगी आज। हाँ वंदना, तुम ब्लॉग के जमाने से, उसके पहले से हो मेरी गवाह। तुम तो संगी हो मेरी, संघर्ष संगिनियों। यहाँ मेरी बहुत सारी संघर्ष संगिनियाँ हैं यहाँ पे। नीलिमा चाय पिलाओ यार। अब मैं चलती हूँ चाय पीने। अब ये अंतिम बात बोल के कि हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ। कविता सिंह जी हेलो। हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। शुक्रिया, नमस्कार। वंदना वाजपेयी जी। और अटूट बंधन के साथ और अटूट बंधन मेरा जुड़ गया, इसलिए नमस्कार। शेर सुना दिया मैंने, फिर से सुना दूं? शेर अर्ज किया है, हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, हम नहीं बदलेंगे वक्त की रफ्तार के साथ, जब भी मिलेंगे अंदाज पुराना होगा। शुक्रिया, नमस्कार। फिर मिलेंगे किसी लाइव में, किसी समय, किसी दिन, ऐसे ही किसी मोड़ पे। बाय, अपना ख्याल रखिएगा। बाय।